आचार्य नरेंद्र देव ने भोजपुरी में बनारसी लहजे में चंद्रशेखर से कहा था कि चंद्रशेखर पीएचडी ऊएचडी के चक्कर छोड़ा और देश के राजनीति देखा। चंद्रशेखर ने कहा, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। न जाने कितनी कलियां रौंद डाले अपने हाथों से, वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का। इस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर इंगित करते हुए चंद्रशेखर ने उस घटना की इस शेर के माध्यम से याद दिलाई, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद पूरे देश भर में बहुत कम उम्र के, यहाँ तक कि किशोर अवस्था के युवकों के द्वारा भी आत्मदाह किया जा रहा था और पूरा देश उस आरक्षण की आग में झुलस रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज लीक से हट करके हम एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत के जीवन पर चर्चा करने जा रहे हैं और उसके जीवन के कुछ ऐसे चुनिंदा घटनाओं से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जननायक श्री चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर अपनी तरह के अकेले राजनीतिक शख्सियत थे। उस दौर में, जबकि आज की तरह से नहीं, बल्कि जब बहुत सारे राजनीतिक मूल्यों का क्षरण हो चुका है, उस दौर में जब बड़े बड़े राजनीतिक नेता थे, उन नेताओं के बीच भी चंद्रशेखर की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक अलग शख्सियत थी और जो अपने विद्रोही तेवर के लिए और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अलग से पहचाने जाते थे। बलिया के बाबू साहब लोग उनको कहते हैं। हालांकि चंद्रशेखर अपने समाजवादी विचारधारा और समाजवादी सिद्धांतों के प्रतिबद्धता की वजह से कभी भी स्वयं को बाबू साहब या ठाकुर साहब के रूप में जाना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने इसीलिए अपने नाम में कभी भी सिंह नहीं लगाया। हमेशा ही वे चंद्रशेखर के नाम से ही जाने जाते रहे। बलिया की विद्रोही धरती, जिसने कि 1857 के क्रांति के अमर सपूत मंगल पांडे को जन्म दिया था, उसी बलिया के इब्राहिम पट्टी में पैदा हुए श्री चंद्रशेखर ने पूरे देश के राजनीतिक पटल पर अपना एक अलग ही मुकाम स्थापित किया। चंद्रशेखर राजनीति के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पद लोलुपता के लिए कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने राजनीति की जम करके की, लेकिन अपनी शर्तों पर राजनीति की। आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके सामने बोलने में बड़े बड़े दिग्गज कतराते थे, उस समय भी जब चंद्रशेखर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे थे, तब भी बेबाक अंदाज में बोलने से हिचकिचाते नहीं थे। इसीलिए उनको युवा तुर्क की संज्ञा भी दी गई। चंद्रशेखर की राजनीतिक पारी की शुरुआत वैसे तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की राजनीति से हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त करने के बाद जब वे रिसर्च करने के लिए अपने गुरु आचार्य नरेंद्र देव के पास गए,
जो कि उस समय के एक बड़े समाजवादी नेता थे और काशी विद्यापीठ के अंतर्गत वे प्रोफेसर भी थे। उनके गाइडेंस में ही चंद्रशेखर अपना शोध कार्य करना चाहते थे। उस समय आचार्य नरेंद्र देव ने भोजपुरी में बनारसी लहजे में चंद्रशेखर से कहा था कि चंद्रशेखर पीएचडी वीएचडी के चक्कर छोड़ा और देश के राजनीति देखा। इस प्रकार से चंद्रशेखर को गुरु मंत्र मिल गया और पीएचडी की जो सनक थी वो उनके सिर से उतर गई और वहां से उनके राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। लंबे समय तक एक तरह से 1962 से लेकर के और 1977 तक चंद्रशेखर कांग्रेस में रहे और राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित होते रहे। उसके बाद चंद्रशेखर बलिया निर्वाचन क्षेत्र से लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे। केवल एक बार सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पूरे देश भर में सहानुभूति लहर चल रही थी राजीव गांधी के पक्ष में, उस लहर में चंद्रशेखर अपनी सीट बलिया से हार गए थे। चंद्रशेखर को इस बात के लिए जाना जाता रहा कि उन्होंने राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से छोटे मोटे प्रलोभन के लिए कभी भी अपने स्वाभिमान को दांव पर नहीं लगाया। चंद्रशेखर का खुद का अपना एक कन्विक्शन था, अपना एक विश्वास था कि वे किसी बड़ी भूमिका के लिए देश की राजनीति में हैं और जब तक उनके व्यक्तित्व के अनुरूप वह भूमिका उनको प्राप्त नहीं होगी तब तक वे कोई अन्य भूमिका को स्वीकार नहीं करेंगे। यही कारण है कि सन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब भी वो कोई भी मंत्रालय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मंत्री बनना स्वीकार नहीं किया और जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद भी कई अवसर ऐसे आए, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं किया। जब जनता दल की सरकार बनी और उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तब भी चंद्रशेखर जो भी मंत्रालय चाहते वो मंत्रालय उनको मिल जाता, लेकिन उस समय भी वह कोई मंत्री पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी आंखों में यदि कोई पद था तो वह प्रधानमंत्री का पद था, लेकिन उस प्रधानमंत्री के पद के लिए भी वह अपने मूल्यों और सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का समझौता, विशेष रूप से अपने तल्ख अंदाज और तेवर से किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। डेस्टिनी या नियति निर्धारित करती है कि किसको कब क्या किस रूप में प्राप्त होगा। चंद्रशेखर के बारे में भी ये बात पूरी तरह से लागू होती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन लेने के बाद जब उनकी सरकार गिर गई, तब कांग्रेस ने श्री चंद्रशेखर को ऑफर किया कि यदि वे अपनी सरकार बनाने के लिए आगे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में उनकी मदद करेगी और उनकी सरकार को बाहर से समर्थन प्रदान करेगी। चंद्रशेखर ने जनता दल के 64 सांसदों को अपने पाले में मिला करके अपनी एक अलग पार्टी बनाई, समाजवादी जनता पार्टी सजपा, और राजीव गांधी या कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया और
नवंबर 1990 में प्रधानमंत्री बने। हमें याद है कि उस समय चंद्रशेखर चूंकि 4 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री रहे थे, 4 महीने बाद उनको त्याग पत्र देना पड़ा। एग्जैक्टली 3 महीने 24 दिन वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना होता है, इसलिए वो लगभग 7 महीने तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे थे। अपने उस छोटे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपनी अमिट छाप छोड़ी, ये जानते हुए भी कि उनके खुद के केवल 64 सांसद ही हैं, जबकि लोकसभा में स्थिर सरकार बनाने के लिए कम से कम 273 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी। फिर भी चंद्रशेखर ने कभी भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के दौरान ऐसा कोई भी कार्य दबाव में करना स्वीकार नहीं किया जिसको कि उनका अंतःकरण स्वीकार न करता हो। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि वह चंद्रशेखर को कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में इस्तेमाल करेगी। शायद राजीव गांधी के समय की कांग्रेस इस युवा तुर्क को और उसके व्यवहार को भूल गई थी, अन्यथा इस प्रकार की सोच कांग्रेस की प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बारे में होनी ही नहीं चाहिए थी। फिलहाल चंद्रशेखर की मजबूत होती स्थिति और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण देश की जनता में उनकी एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में उभरती हुई छवि से सशंकित होकर के कांग्रेस के द्वारा बहाना ढूंढा जाने लगा चंद्रशेखर की इस सरकार को गिराने के लिए, और आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर राजीव गांधी की जासूसी करवा रहे हैं। चंद्रशेखर एक दूरदर्शी राजनेता थे, उन्होंने बहुत आसानी से भांप लिया कि आखिर कांग्रेस की असली मंशा क्या है, और वह कांग्रेस के आगे प्रधानमंत्री बने रहने के लिए किसी भी रूप में न तो कोई समझौता करना चाहते थे, ना गिड़गिड़ाना चाहते थे, ना ही अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए बेलाग ढंग से उन्होंने तत्काल त्याग पत्र दे दिया। उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में कुछ छींटाकशी की। चंद्रशेखर ने उस समय बड़े ही शायराना अंदाज में वीपी सिंह की ओर देखते हुए एक शेर पढ़ा। वो शेर शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। चंद्रशेखर ने कहा, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। न जाने कितनी कलियां रौंद डाले अपने हाथों से, वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का। इस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर इंगित करते हुए चंद्रशेखर ने उस घटना की इस शेर के माध्यम से याद दिलाई, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद पूरे देश भर में बहुत कम उम्र के, यहाँ तक कि किशोर अवस्था के युवकों के द्वारा भी आत्मदाह किया जा रहा था, और पूरा देश उस आरक्षण की आग में झुलस रहा था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह उन सब चीजों के लिए अंततः जिम्मेदार थे। न जाने कितनी कलियों को उन्होंने रौंद डाला अपनी स्वार्थ की राजनीति के कारण से। उसी की ओर संकेत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस शेर को पढ़ा। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने उस समय हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के बीच में लगभग सहमति कायम कर दी थी श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए।
और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह समाधान होने वाला था। कांग्रेस को इस बात की भनक लग गई थी। कांग्रेस को लगा कि यदि चंद्रशेखर इस कार्य में सफल हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धो देगी और उसका वो वोट बैंक चंद्रशेखर के साथ जुड़ जाएगा। हालांकि एक समाजवादी नेता के रूप में चंद्रशेखर हमेशा ही धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर रहे और उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। यही कारण था कि वो जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के चहेते थे। आचार्य नरेंद्र देव को तो चंद्रशेखर हमेशा सम्मान के साथ अपना गुरु ही मानते थे। हालांकि संसद में एक बार चर्चा के दौरान चंद्रशेखर ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी अपना गुरु माना था। एक ऐसे नेता जिनसे पक्ष और विपक्ष सभी लोग खौफ खाते थे। यदि किसी ने उनके साथ थोड़ी भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो केवल चंद्रशेखर की टेढ़ी भौहें ही उसको खामोश कर देने का काम करती थी। बागी बलिया का जो विद्रोही तेवर है चंद्रशेखर में कूट कूट करके भरा हुआ था। चंद्रशेखर छात्रों से और आम आदमी से बहुत अधिक जुड़ाव रखते थे। स्वाभाविक था, समाजवादी विचारधारा जनता से जुड़ी हुई विचारधारा होती है और इसीलिए तो वो जननायक कहलाए। हमें याद है जिस समय हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के द्वारा आमंत्रित किया गया था उनको सम्मानित करने के लिए। छात्र संघ भवन पर छात्रों का हुजूम लगा था चंद्रशेखर से ऑटोग्राफ लेने के लिए। ऑटोग्राफ देते देते जब काफ़ी देर हो गई तो भी प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद भी चंद्रशेखर ने छात्रों को ऑटोग्राफ देने से मना नहीं किया और छात्र संघ के भवन की सीढ़ियों पर वे बैठ गए और एक एक छात्र को बड़े ही सुकून के साथ उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया। जनता से जुड़ाव स्थापित करने का उनका ये जज्बा देखते ही बनता था और यही कारण था कि लोग उनके चहेते थे। चंद्रशेखर के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन थे। यदि चंद्रशेखर का कोई दोस्त था तो हर प्रकार के किसी भी लांछन को सहने के बावजूद भी वह अपनी दोस्त की दोस्ती से मुकरते नहीं थे। पूर्वांचल के और बिहार के झरिया के माफिया कहे जाने वाले सूर्यदेव सिंह के बारे में चंद्रशेखर से अक्सर पूछा जाता था कि वो इतने बड़े माफिया हैं, उनसे आपका क्यों संबंध होना चाहिए। तो चंद्रशेखर खुल करके स्वीकार करते थे बिना किसी लाग लपेट के कि हाँ, सूर्यदेव सिंह मेरे दोस्त हैं और दोस्त के रूप में उनसे हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है। चंद्रशेखर अपने तल्ख तेवरों के लिए इतना अधिक जाने जाते थे कि इसी संबंध में एक किस्सा राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। जब बलिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, चंद्रशेखर प्रारंभ से ही समाजवादी नेता थे, इसलिए उस समय के बड़े समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को बलिया के उस कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने आमंत्रित किया और राम मनोहर लोहिया ने कहा कि उन्हें किसी अन्य जगह पर किसी अन्य कार्यक्रम के लिए जाना है, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको जीप से बक्सर पहुंचवा करके वहां से ट्रेन के माध्यम से
नियत स्थान पर पहुंचवाने की व्यवस्था करेंगे, इसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन बलिया पहुंचने के बाद राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जीप कहाँ है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने कह दिया है तो आपकी व्यवस्था होगी, आप कार्यक्रम में चलिए। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने जब कई बार कहा कि जीप कहाँ है, जीप कहाँ है, जीप कहाँ है, तो चंद्रशेखर भी अपने उसी बलियावी बागी तेवर में आ गए। उन्होंने कहा कि वो रही आपकी जीप, आप जाइए, आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, कार्यक्रम होता रहेगा। इस प्रकार से लोहिया भी उनके इस बेबाक अंदाज से अवाक रह गए। और चंद्रशेखर का पूरा जीवन भी इसी प्रकार का रहा। यहां तक कि खुद चंद्रशेखर ने भी इस बात को कहा था कि जब चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया तो राजीव गांधी की ओर से खुद दोबारा यह ऑफर भेजा गया कि आप त्याग पत्र मत दीजिए, आप फिर से अपनी सरकार बनाइए और उस सरकार में हमारे कांग्रेस के सदस्यों को भी शामिल कीजिए। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि नहीं, जब मैंने एक बार त्याग पत्र दे दिया तो मुझे पद का मोह नहीं है, अब मैं दोबारा सरकार नहीं बनाऊंगा। उसके बाद कई ऐसे मौके आए देश की राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जबकि चंद्रशेखर ने परिणामों की कोई परवाह नहीं की। उदाहरण के तौर पर जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे घटना को एक सीमा तक जिम्मेदार माना गया, तब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने स्पष्ट रूप से उस दौर में कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कराने की जो नीति थी उस नीति से वो सहमत नहीं थे, मतलब चंद्रशेखर सहमत नहीं थे और वो नीति गलत थी। इस बयान का जनता में गलत ढंग से प्रचार किया गया और मानो ऐसे प्रचारित किया गया कि इंदिरा गांधी अपनी हत्या के लिए स्वयं ही दोषी हैं और चंद्रशेखर को इसका कोई गम नहीं है। इस तरह से एक चंद्रशेखर विरोधी लहर पैदा करने की साजिशन कोशिश की गई और उस लहर में खुद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1984 में अपने निर्वाचन क्षेत्र बलिया से अपना चुनाव हार गए। हालांकि बाद में बलिया की जनता को इस बात का एहसास हुआ और उसके बाद आजीवन चंद्रशेखर बलिया से ही चुनाव लड़ते रहे और लगातार वह वहां से विजयी भी होते रहे। चंद्रशेखर जैसे नेता युगों में पैदा होते हैं और वे अपने पीछे नेताओं की पूरी एक पीढ़ी निर्मित करते हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सभी लोग राजनीति का ककहरा कहीं न कहीं चंद्रशेखर के साए तले सीखे और इसमें से कई नेताओं ने तो जीवन भर चंद्रशेखर को अपने गुरु के रूप में माना और हर कदम पर उनका साथ दिया, विशेष रूप से मुलायम सिंह यादव ने। यही कारण था कि चंद्रशेखर के विरुद्ध बलिया निर्वाचन क्षेत्र से कभी भी मुलायम सिंह यादव ने अपने दल समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। तो आज हम चंद्रशेखर के बारे में आप सबको अवगत कराना चाह रहे थे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व, इनकी शख्सियत जब हम आज के राजनेताओं से उनकी तुलना करते हैं तो अलग ही दिखलाई पड़ती है। आप सबसे आग्रह है कि आप सब इस विषय पर अपनी टिप्पणी दें, अपनी राय व्यक्त करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।